और ये किस किस संस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि भूकंप के लिए निगरानी, यानी भूकंप के लिए निगरानी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑन अर्थक्वेक, यानी हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं किसके ऊपर, ऑन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के ऊपर जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें हमारे पास पहला क्राइटेरिया ये आता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। यानी जब शिलांग के अंदर पठार पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, दबावीय भूकंप आया था टेक्टोनिक प्लेट का, वो आया था 1897 में। उसके बाद 1898 के अंदर इस वेधशाला की स्थापना की गई थी, जो एक तरह से सबसे पहले भूकंप का सर्वेक्षण और भूकंप की क्या करता है, निगरानी। यानी इस भूकंप की निगरानी की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई है, कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिलांग के पठार, तो शिलांग के पठार में आए बड़े भूकंप के बाद हुई है, कि आए एक बड़े भूकंप, यानी शिलांग के जब पठार में एक बड़ा भूकंप आया भूकंप के बाद, और जो शिलांग का भूकंप माना जाता है वो कब आया था, वो आया था 1897 में। तो सर्वेक्षण की जो शुरुआत हुई है, यानी भूकंप के लिए जो वेधशाला बनाई गई वो कहाँ बनाई गई, तो पहली जो भारत की पहली वेधशाला, यानी इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आजादी से पूर्व की पहली वेधशाला कहां पर बनाई गई और वो आपकी किस जगह बनाई गई और कब बनाई गई। तो पहली वेधशाला है जो आपकी भूकंप का क्या करती है, सर्वेक्षण करती है, यानी भूकंप का इंडेक्स पॉइंट तैयार करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। हाँ ईश्वर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वेधशाला जो पहली भूकंप सर्वेक्षण के लिए बनाई गई थी वो अलीपुर में बनाई गई। अलीपुर आपके पास कहाँ है, कोलकाता। तो अलीपुर कोलकाता के अंदर सबसे पहले 1898 में पहली वेधशाला स्थापित की गई थी। याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की भूकंप निगरानी के लिए, हाँ इन क्लासों की मैं पीडीएफ बनाता हूं भाई, जो क्लास रिटर्न करता हूं मैं बोर्ड पे, इनकी पीडीएफ बन जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर को बोल रखा है, यानी ये थोड़ी सी कोएगुलेट हो जाए, थोड़ी सी इकट्ठी कर ली जाए 10-15, फिर आपको सेंड कर दी जाएगी, अटैच कर दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि पहली जो वेधशाला है भूकंप सर्वेक्षण की वो अलीपुर कोलकाता कब स्थापित की गई, 1898। या कहे आजादी से पूर्व जो पहली वेधशाला भूकंप निगरानी की बनाई गई वो कहां बनाई गई थी, अलीपुर वेधशाला, कहां, आपकी कोलकाता में 1898 में। अब बात आती है कि इसे देखने के लिए जो सबसे बड़ा प्रबंधन अथॉरिटी है, हमारा प्राधिकरण है, वो कौन सा है, हमारा केंद्र का, वो है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है सर, ये क्लास रिकॉर्ड मिलेगी क्या ग्रुप डी वाले बैच में? नहीं भाई, ये क्लास ग्रुप डी बैच में नहीं मिलेगी रिकॉर्ड, ये सिर्फ आपको कहाँ मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्रेजुएशन लेवल में और कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल में ही मिलेगी, उनके अलावा बाकी किसी बैच में नहीं मिलेगी। ये कभी कभी क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सभी बच्चों के पास चली जाती है और वो इस चीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात आती है कि भारत में जो भूकंप है या आपके पास सुनामी है, क्योंकि हम पहले भूकंप पढ़ेंगे, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, ऐसी चीजें आती है, तो इन सब के ऊपर जो सर्वेक्षण करता है, जो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है भारत की, सबसे बड़ी जो एक तरह से सर्वोच्च संस्था है, हायर इंटीग्रेटेड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, विच इज ओनली NDMA, वो कौन सी होती है, NDMA। इसे कहा जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी हमारे पास जो सबसे बड़ी आपदा प्रबंधन की संस्था है वो आपके पास कौन सी है, नेशनल
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो आपकी कौन सी है प्यारे बच्चों? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। यानी इसे अगर हिंदी में कहें तो आपके पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कि इसे हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण का मुख्य हेड होता है, यानी चीफ ऑफ दिस मैनेजमेंट, यानी NDMA का जो चीफ पदाधिकारी होता है, वो भी आप याद रखें कि इसका पदाधिकारी कौन होता है। तो इसका जो पदाधिकारी होता है वो हमारे देश के राजा होते हैं। हमारे देश के राजा कौन? प्राइम मिनिस्टर, यानी आपके प्रधानमंत्री। और अब जो अगर पूछ लिया जाए करंट में कि हमारी वर्तमान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य सचिव कौन है, या उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, उसका उच्च पदाधिकारी कौन है। अब ईश्वर ये चल रहा है आपदा प्रबंधन, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट चल रही है जो CHSL के अंदर, प्लस जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आने वाली चीज है। ये उनका सब्जेक्ट टैग है जो न्यू HSC रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो आपके प्रधानमंत्री हैं। और इसी तरीके से कहा जाए कि उससे निम्न सत्र का है आपका स्टेट। तो स्टेट के अंदर क्या होता है? बस एक वर्ड चेंज किया जाता है, पहले वाला लेटर NDMA की जगह SDMA लगाया जाता है। SDMA का मतलब क्या बन जाता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो अब बात आती है कि हमारे पास, पहले हम सिर्फ राष्ट्रीय सत्र की बात करेंगे, स्टेट लेवल में नहीं जाएंगे। थोड़ा लिख देता हूं कि जो राज्य सत्र पर बात करता है कि राज्य सतर पर आपदा प्रबंधन कौन सी है। तो राज्य सतर पर आपदा प्रबंधन कौन सी होती है? तो राज्य सतर पर जो आपदा प्रबंधन है वो आपकी कौन सी है? वो है SDMA। तो आपके पास राज्य सतर पर जो आपदा प्रबंधन है वो कौन सी होती है? वो होती है SDMA, जिसका अर्थ है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चीफ कौन होता है? तो स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चीफ है प्यारे बच्चों, वो हमारे राज्य का राजा होता है। तो राज्य का राजा किसे कहा जाता है? CM चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री। यानी ये क्या होता है? राज्य आपदा प्रबंधन, कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका अगर चीफ पूछा जाए आपसे, जो आपके पास एक ये भी टैग लगता है कि राज्य का सर्वोच्च, ऐसे भी दिया जा सकता है कि राज्य का सर्वोच्च संस्थान, कि राज्य का जो सर्वोच्च संस्थान है जो आपदा की देखरेख करता है, सर्वोच्च संस्थान जो आपदा की देखरेख करता है, आपदा की देखरेख करता है, या आपदा का न्यूनीकरण करता है, या आपके पास आपदा का न्यूनीकरण करता है, कि जो आपदा जोखिम आए हैं, जो आपदा जोखिम है उनका क्या करेगा? न्यूनीकरण, यानी रिडक्शन ऑफ डिजास्टर हजार्ड्स, यानी रिडक्शन करता है। किसका रिडक्शन करेगा? जो डिजास्टर हजार्ड हुए हैं, भूकंप आने के बाद, सुनामी आने के बाद, या कोई बाढ़ आने के बाद, या सूखा ग्रस्त होने के बाद जो जो जोखिम पैदा हुए हैं उनको कम करने को कहते हैं न्यूनीकरण। तो ये देखरेख कौन करेगा? ये देखरेख राज्य स्तर पर कौन करता है? SDMA करता है, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। ठीक है, यानी अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कि जो हमारे पास भूकंप की बात चल रही है उसके ऊपर जा रहे हैं।
तो भूकंप के अंदर देख रेख कौन करेंगे? ये दोनों करेंगे। स्टेट में जो काम करेगा वो SDMA करेगा और सेंट्रल लेवल पे काम करेगा वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि राज्य के अंदर कोई आपदा आई है तो पहला हक किसका बनता है? सेंटर का बनता है या राज्य का? तो राज्य का बनता है। ये भी याद रखना कि राज्य में कोई भी आपदा आती है तो उसमें सबसे पहले जो अथॉरिटी होती है वो कौन पहुंचती है, देखने के लिए कौन जाता है? वो आपका SDMA जाता है। सर डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस ऐप पर अपलोड नहीं होती है पवन कुमार, ऐसी बात नहीं है। 2 कोर्स में होती है सिर्फ, एक CHSL यानी जो कंबाइंड 12th लेवल है, 12th कॉमन का नाम बैच है, और एक ग्रेजुएशन कॉमन बैच है, उन 2 में होती है सिर्फ। ठीक है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ही उसकी देखरेख करेगी। और इसका जो चीफ होता है यानी इसका जो मुख्य पदाधिकारी होता है, मुख्य और सर्वोच्च पदाधिकारी होता है राज्य में, सर्वोच्च पदाधिकारी, कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है राज्य के अंदर वो कौन होता है? वो होता है आपके पास CM। तो हमारे अब जो पदाधिकारी है, पूछ ले कि हरियाणा आपदा प्रबंधन पदाधिकारी कौन है, तो वो आपके पास चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, यानी हमारे राज्य में जो होंगे वो कौन होंगे? हमारे मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। और आज जो है वो कौन है? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो यानी मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो अब हमारे आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं। सेंट्रल लेवल पे बताया है मैंने कौन है? आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। वो आपके क्या हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ हेड हैं। किसके लेवल पे? नेशनल लेवल के। अब बात आती है कि हमारे पास इसके लिए जो आपदा प्रबंधन को देख रेख में लेने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। संस्थान की अगर बात करें, जैसे पहला आता है हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक, यानी इसके लिए जो भूकंप निगरानी करेगा, भूकंप निगरानी जो करेगा उसके लिए, भूकंप निगरानी के लिए जो संस्थान या जो सिस्टम, यानी जो आपके सिस्टम बनाए गए हैं वो कौन सा है? तो पहला सिस्टम जो आता है हमारे पास वो आता है NCS। NCS का मतलब क्या है? ये आपके पास नेशनल सेंटर, इसका नाम क्या है पूरा? नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक। यानी हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक है, यानी राष्ट्रीय केंद्र, यानी राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र है ये, जो आपके पास सर पहले की क्लास कहां पर मिलेगी? विरुचंचिया। विरुचंचिया पहले की क्लास इसी ऐप पैटर्न पे है जहां 12th लेवल का कॉमन और ग्रेजुएशन कॉमन का है, उस बैच में है। ठीक है, तो यानी NCS जो है वो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक है, यानी भूकंप राष्ट्रीय भूकंप के लिए राष्ट्रीय सतर का क्या है? केंद्र है। ये सबसे पहले जो स्थापित हुआ है वो कहाँ किया गया था? दिल्ली। लेकिन अब इनकी संख्या क्या है? 150 से ज्यादा है। 150 से क्या है? ज्यादा है पूरे भारतवर्ष में। यानी जगह जगह क्या है? जहां जहां जोन बनते जाएंगे किसके? भूकंप के, उन जगहों पे NCS लगते जाएंगे, यानी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक लगते जाएंगे आपके। अब जो पहले बनाया गया है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसका कहाँ है? दिल्ली। और अब इनकी संख्या क्या है? 150 से ज्यादा। अब बात आती है, हाँ अनिल वेरी गुड मॉर्निंग, अब ये किसके अधीन काम करता है? NCS जो काम करता है, जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक है, ये किसके अधीन काम करता है? ये कैसी एजेंसी है? तो ये आपके पास एक नोडल एजेंसी है। ये आपके पास एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी क्या होती है? ये नोडल एजेंसी है, यानी आपके पास जो भूकंप की देखरेख में काम करने वाली नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो नोडल एजेंसी का मतलब होता है जो रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्मेशन होती है, यानी अभिदाताओं और जो क्या है अभिप्रेरण है,
उनके बीच की क्या है, कड़ी है, यानी इट इज द इंटरफेस बिटवीन सब्सक्रिप्शन एंड कीप रिकॉर्डिंग फिनोमेना। तो जो कीप रिकॉर्डिंग फिनोमेनाज हैं और जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके बीच की एक फलक होती है, अंतर फलक कहा जाता है, जिसे वो उन दोनों के बीच काम करती है। तो ये नोडल एजेंसी किसके बीच होती है? ये नोडल एजेंसी आपके पास IMD के अधीन है। ये किसके अधीन है? IMD के अधीन है। और IMD क्या है आपके पास? ये आपका इंडियन मैरीटाइम डिपार्टमेंट है। IMD क्या है? इंडियन मैरीटाइम डिपार्टमेंट, यानी भारत का मौसम विभाग है ये। तो भारत के मौसम विभाग के अधीन आने वाली चीज है आपकी कौन सी? NCS। क्योंकि IMD भी एक रिकॉर्ड करता सर्वेक्षण है। रिकॉर्ड करने वाली जो भी ग्रंथि रूप होगा उसे हम नोडल एजेंसी कहते हैं। तो नोडल एजेंसी वही होगी जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करेगी, यानी जो सब्सक्रिप्शन और किसके बीच काम करेगी? अभिकेंद्र अभिकल्प के बीच काम करेगी। अभिकेंद्र के लिए जो क्या है, अभिलेख होगा। अभिकेंद्र का जो अभिलेख है, यानी केंद्र के बीच जो सेंट्रल अभिलेख होंगे, और किसके बीच? अभिदाताओं के बीच। अभिदाता कौन होते हैं? जो हम होते हैं, हम देखते हैं। उनके बीच जो काम करती, कड़ी काम करती है, उसे नोडल एजेंसी कहा जाता है। लिख देता हूं कि नोडल एजेंसी क्या होती है। नोडल एजेंसी क्या होती है? आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द नोडल एजेंसी, इसको समझना बहुत औखा है थोड़ा। नोडल एजेंसी क्या है? इंटरफेस है। ये आपके पास एक तरह का अभिफलक है, इंटरफेस बिटवीन सब्सक्राइबर्स एंड सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग। यानी ये आपके पास किस किस के बीच इंटरफेस है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास एजेंसीज होती है उनके बीच इंटरफेस है अभिदाताओं और केंद्र अभिलेख के बीच। लिख देता हूं हिंदी में भी कि अभिदाताओं का मतलब होता है सब्सक्राइबर्स। अभिदाताओं तथा केंद्र अभिलेख के बीच अंतरफलक, कि जो आपके पास इन दोनों के बीच अंतरफलक होता है, इंटरफेस होती है, वो होती है नोडल एजेंसी। ये बीच में आया है पॉइंट, इसलिए बता दिया, क्योंकि IMD और NCS कैसी आपके पास एजेंसी है ये पूछ लिया जाए तो ये नोडल एजेंसी है। या पूछ लिया जाए कि ये किन दो की कड़ी है, तो कड़ी किस दो के बीच में होती है ये याद रखना। अभिदाताओं और केंद्र अभिलेख के बीच काम करती है, इंटरफेस है ये। ठीक है, एक अंतर फलक है। ठीक है, आगे अब बात करता है कि जो NCS का काम क्या है। जो आपके पास NCS है, इसका कार्य क्या है या इसका उद्देश्य क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसकी स्थापना किसके अंतर्गत है। इसकी जो स्थापना है, ये जो स्थापित हुआ है, ये किसके अंतर्गत है। तो ये हमारे भूविज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी हमारे अर्थ साइंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी भूमि विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? भूविज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भूविज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है कौन? आपके पास नंबर 1 IMD और दूसरा कौन सा है? NCS, यानी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक, यानी जो आपका भूकंपीय है राष्ट्रीय केंद्र के लिए, वो आपके पास किसके अंतर्गत काम करता है? भूविज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और इसका पहला काम क्या है कि यह भूकंप की निगरानी करने वाली, ये क्या काम करता है कि भूकंप की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। भूकंप की निगरानी करने वाली एक नोडल एजेंसी है। और ये क्या काम करती है कि भूकंप के जो खतरे होते हैं उनके ऊपर भी क्या है? माइक्रो जोनेशन का काम करती है, कि जो भूकंप खतरा माइक्रो जोनेशन है, और जो अनुसंधान है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, उनके ऊपर भी काम करती है।
ठीक है। तो नंबर 2 आप याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला मुख्य उद्देश्य है कि एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि यह भूकंप खतरा, कि जो भूकंप का खतरा है, भूकंप खतरा माइक्रो जोनेशन और भूकंप अनुसंधान के लिए सक्रिय रहती है। कि ये जो संस्था है ये आपके पास किस किस पे काम करती है, भूकंप खतरा माइक्रोजेनेशन के लिए और भूकंप अनुसंधान के लिए सक्रिय रहती है। के लिए क्या रहती है, सक्रिय रूप से शामिल है। तो सक्रिय रूप से क्या है, इंटीग्रेट होती है किसके लिए, आपके पास माइक्रोजेनेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि भूकंप खतरा माइक्रोजेनेशन ये क्या चीज होती है, ये होती है अर्थक्वेक हजार्ड माइक्रोजेनेशन। इसको लिखा जाए तो अर्थक्वेक हजार्ड माइक्रोजेनेशन यूं लिखा जाता है EHM। कि आपसे पूछ लिया जाए कि भूकंप संबंधी EHM जो निगरानी है वो क्या है, तो EHM क्या है, अर्थक्वेक हजार्ड माइक्रोजेनेशन। माइक्रोजेनेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब है कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज का पता लगाना। तो जैसे क्या है, हम बात करते हैं, इसके लिए एक स्कैन लगता है। स्कैन का मतलब है कि जिस क्षेत्र में भूकंप आया है, भूकंप आने से कोई फायदे भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि नुकसान ही हो। ठीक है, कि हो सकता है छोटे हल्के फुल्के जो लो लेवल से मध्यम और फिर जो हाई लेवल जाता है, ऐसे भूकंपों में कहा जाता है कि कोई आपदा आती है तो नए रास्ते भी खुलते हैं किसके, विकास के। ये हमने पहले पढ़ा था, यानी हमने 2 रूप पढ़े थे। आपदा के सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक दोनों होते हैं। तो नकारात्मक हम पहले देखते हैं, सकारात्मक हम साथ में बाद में पढ़ते हैं। अब जैसे हमने यहां क्या करना है कि जो भूकंप खतरा माइक्रोजेनेशन हुआ है, इसको हम डीप स्टडी करेंगे कि किस प्रकार टेक्टोनिक प्लेट क्या है एक दूसरे से अलग होती है, किस तरह से एक दूसरे से इंटरलॉकिंग होती है, तो उनकी छोटी से छोटी गतिविधियों को पढ़ेंगे। क्यों, माइक्रोजेनेशन का मतलब होता है तरंगीय रूप से जुड़ी हुई बातें याद करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि अनुसंधान में कहां काम आता है। तो माइक्रोजेनेशन और अनुसंधान को देखें, तो यहां एक स्कैन होता है जिस स्कैन का नाम होता है CAT स्कैन। कि आपसे पूछे कि भूकंपीय हिस्से में या NCS के अंतर्गत होने वाला एक स्कैन है CAT, इसका पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। यानी आपके पास ये जो टोमोग्राफी है, इसमें होने वाला क्या है कि इसमें ध्वनि परावर्तन का काम होता है। नंबर 1 आप क्या याद रखेंगे कि ये जब स्कैन किया जाता है तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन करवाया जाता है। इसके अधीन क्या किया जाता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। और अगर डीप स्टडी करनी है तो क्या किया जाता है, एक्सरे परावर्तन। तो इसमें 2 तरह के परावर्तन लिखे जाते हैं। एक आपके पास ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो भूकंप होता है, भूकंप जब आता है तो उसमें तरंगें जो पैदा होती है, वो कौन सी तरंगें पैदा होती है, संपीड़न तरंगें। और संपीड़न तरंगों को हम कौन सी तरंगें कहते हैं, ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि तरंगों का ही रूप है कि जिस जगह भूकंप आएगा, एपिसेंटर होगा, धरती हिलेगी, सुनामी उठेगी, तो वहां पे क्या पैदा होगा, वहां पे आपके पास ध्वनि तरंगों का रूप ही पैदा होगा, जिन्हें हम अकाउस्टिक वेव्स कहते हैं। अकाउस्टिक वेव का मतलब होता है, अकाउस्टिक में जो अध्ययन होता है वो ध्वनि का अध्ययन होता है। वैसे ही हम याद रखेंगे कि जो CAT स्कैन है, कंप्यूटेड एक्सियल जो स्कैन होता है, ये आपके पास पूरे नाम में क्या लिखा जाता है, तो कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी होती है। इस टोमोग्राफी में कौन सी तरंगों का परावर्तन देखा जाता है, तो नंबर 1 होता है आपकी ध्वनि, जो सतह पे काम करती है। दूसरी क्या है, डीप स्टडी लेनी हो तो हम किस खाली जोन देखना हो नीचे, तो क्या छोड़ी जाती है, एक्सरे। अब इससे पता क्या लगता है, इससे अनुसंधान खोज क्या होती है वो देखिए कि इससे जो खोज होती है
वो नंबर 1। यानी अनुसंधान क्या होता है? खोज का मतलब है, जो असली शब्द होता है खोज का वो होता है अनुसंधान। कि जो रिसर्च होती है वो क्या होती है, कि इसमें जो भी रिसर्च होगी वो आपके पास नंबर 1 जल जल भंडारण का पता लगाना। इससे हम क्या कर सकते हैं? जल भंडारण का पता लगा सकते हैं। तो जब भी धरती के नीचे पानी की कमी होती जा रही है, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि धरती के नीचे के जो सतह हैं, ट्यूबवेल लगाने से हमने क्या किया है? मैक्सिमम पानी को बाहर इवेल्युएट किया है, तो जिससे नीचे के जो सतह हैं, नीचे के जो भंडारण है वो लगातार खाली होते जा रहे हैं। ये बात क्या है? मानना है किसकी? वैज्ञानिकों की। अब इसीलिए उन क्षेत्रों में जल के भंडारण लगभग नीचे धरती तल में खत्म हो चुके हैं। अगर बात की जाए कि समंदर के किनारे भी प्यासे रहा जाता है, वह शहर कौन सा है? कि समंदर के पास रहते हुए भी, समंदर के किनारे रहते हुए भी एक प्यासा शहर है जो धरती के पानी का आनंद नहीं ले सकता, नीचे के भंडारित पानी का आनंद नहीं ले सकता। वो है आपके पास चेन्नई। तो चेन्नई में एक क्या है? नियम बनाया गया है कि वहां पर जब भी बारिश आएगी उस बारिश के जल का एकत्रण किया जाएगा। जिस प्रकार राजस्थान के लोग करते हैं, पीने के लिए वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं कुंड में, तो वैसा ही एक नियम कानून बनाया गया है। कौन से राज्य में है? वो है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कौन से शहर में खास तौर पर भूमिगत जल पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार ही है, एक्सटिंक्ट हो चुका है कंप्लीटली, वो आपके पास शहर कौन सा है? चेन्नई है। ठीक है, तो जल भंडारण का पता लगाना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुनामी आई थी वो सबसे बड़ी सुनामी किस जोन पे टकराई थी? आपके तमिलनाडु पे। अब नंबर 2, जो आपके पास खाली जगह होती है, यानी धरती के जो क्या है खाली ढांचे हैं, यानी क्या है आपके पास जो भी डैम्प पोजीशन है, खाली जो जगह पड़ी है, तो धरातल में, धरातल की अंदर की सतह का पता लगाना, धरातल के अंदर की सतह का पता लगाना, अंदर की जो सतह है या अंदर की जो संरचना है उसका क्या करना? पता लगाना। अंदर की संरचना की खोज ये होती है। और जब अंदर की खोज की जाती है तो भूकंप में कौन सी तरंगें बताती है? आरती सैनी, वेरी गुड मॉर्निंग। यानी आपसे पूछा जाए कि जो धरती के अंदर जब भी भूकंप आता है तो वो कौन सी तरंगें हैं जो हमें उसकी संरचना का उल्लेख करवाती है? कि वैसे हमने खास तौर पर 3 तरंगें पढ़ी थी और 3 की हमने 4 बताई थी आपको। जैसे क्या है, पहली प्राइमरी थी, एक सेकेंडरी थी और एक क्या थी? एल वेव। तो जो आपकी प्राइमरी है वो सभी माध्यमों में गुजर सकती है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो केवल ठोस से गुजर सकती है और जल की सतह पे चल सकती है, यानी द्रव की सतह पे काम करती है। तो आपके पास धरातल के अंदर की जब संरचना की खोज करनी हो तो कौन सी भूकंपीय तरंगें काम में आती है? तो यहां लिख देता हूं, तो कौन सी भूकंपीय तरंगें होगी जो आपके पास धरती के अंदर की खोज बताएगी? तो वो भूकंपीय तरंगें कौन सी होती है? वो एस वेव होती है। एस वेव का मतलब है सेकेंडरी वेव, जिन्हें हम द्वितीयक और माध्यमिक तरंग कहते हैं। द्वितीयक भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो आप? माध्यमिक। द्वितीयक या आप क्या लिख सकते हो इन्हें? माध्यमिक। तो आपके पास द्वितीयक या आप लिखें माध्यमिक तरंगे। तो आपके पास जो तरंगे हैं वो आपके पास 2, 3, 4, हमने 4 प्रकार पढ़े पढ़े, तो 2, 3, 4 प्रकार जो हमने स्टेप वाइज पढ़े थे, कि 2 अलग पढ़े थे, 2 अलग पढ़े थे। तो ये 2 अलग थी, पी और एस। वो 2 अलग थी जिसमें हमने आर और क्या पढ़ी थी? लव वेव। ठीक है, अल। ठीक है, तो जो हमारे पास एस वेव होती है ये आपके पास धरातल के क्या है? अंदर की सतह बताती है। उसके अलावा जिस जगह धरती हिलती है तो उस जगह भंडारण की भी खोज होती है, कि जैसे क्या भूकंप आया है तो वहां तेल, गैस, कोयला, जैसे तेल है, गैस है और या क्या आपके पास है? कोयला। जैसे भंडारणों का पता चलता है कोयला, या आपके पास क्या है? कोई खनिज। खनिज जो है ये खास है। खनिज में आपके पास जैसे क्या है? सोना, जैसे क्या है? चांदी, और
जैसे आपके पास क्या है लोहा, जैसे आपके पास क्या है ग्रेफाइट, इस प्रकार के क्या है बहुत सारे तत्व खनिज के रूप में आएंगे हमारे पास, तो उनका क्या करता है पता लगाया जा सकता है, उनकी खोज होती है। तो तेल का भंडारण का पता चलता है, गैस भंडारण का पता चलता है, कोयले का पता चलता है और खनिजों का पता चलता है। और उसके अलावा खनिज की जब बात आती है तो इसमें एक चीज और लिख देते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व, जैसे आपके पास क्या है यूरेनियम। तो यूरेनियम जैसे क्या है जो उपयोगी बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो आपके पास खोजी जाती है। जिस जगह भूकंप आता है वहां सर्वेक्षण किया जाता है, वहां पे निगरानी रखी जाती है कि किस प्रकार की खनन वहां पर मिलने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से ये काम होते हैं CAT के अंडर, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी के अंतर्गत। जहां कहीं भी भूकंप आता है वहां इन चीजों का पता लगाया जा सकता है। तो ये कहानी थी आपकी NCS के अंतर्गत, जो आपकी एक तरह से काम करती है। IMD एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये काम हुआ किसका, NCS का, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मिक या नेशनल सेंटर फॉर सिस्मिक, ठीक है। तो भूकंप के लिए जो राष्ट्रीय केंद्र है उसने ये काम करने हैं, ठीक है। और वो किसके अधीन आता है, वो भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अर्थ साइंस मैनेजमेंट या मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात आती है नंबर 2 कि जो नंबर 2 निगरानी होती है, नंबर 2 पता लगाया जाता है दूसरी निगरानी किससे की जाती है। दूसरी जो निगरानी की जाती है वो बड़ी खास है, यानी दूसरा इन्वेस्टिगेशन हम किससे करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है। तो पहले तो हमने इन्वेस्टिगेशन की क्या पढ़ी थी, एक संस्था पढ़ी थी जो आपकी भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ये एक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है कि निगरानी इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम। इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम जो लिखा जाता है वो क्या है, एक जोड़ा है। जोड़े का मतलब होता है CIP प्लस क्लेम्स, यानी इस निगरानी के जोड़े को हम क्या बोलते हैं CIP और प्लस क्या लिखते हैं CLAIM और कॉमा देके S, ऐसे। यानी CIP प्लस क्लेम्स क्या है, तो CIP प्लस क्लेम्स की फुल फॉर्म याद रखनी है। शशि यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। तो CIP प्लस क्लेम्स क्या है, जो भूकंप का इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत तकड़ी चीज है ये, किससे संबंधित है अगर पूछ लिया जाए कि जो भूकंप आता है, सुनामी आती है, उसका अगर वायुमंडलीय हिस्सा पूछ ले, यानी कौन सा ऐसा स्फीयर है, कौन सा ऐसा अक्षेत्र है ऊपर जाने के बाद, कौन सा ऐसा अक्षेत्र होगा ऊपर जाने के बाद आसमान की ओर जो तुम्हें भूकंप आने, सुनामी आने की पूरी तरह से जानकारी दे सकता है। कब, जब उसकी तरंगों की एनर्जी उसे हिट करती है तब पता चलता है। तो वो आपके पास कौन सा है, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का मतलब है आयन मंडल। आयन मंडल की अगर हाइट की बात करें तो 50 किलोमीटर से इनिशिएट होकर 30 माइल से शुरू होकर कहां तक जाती है, 190 माइल्स तक जाती है। यानी 50 किलोमीटर से 300, थोड़ी 300 प्लस तक चली जाती है। और जिसमें 3 लेयर काम करती है, एक D लेयर होती है, एक E लेयर होती है और एक F लेयर होती है। उसमें भी पूछा जाता है कि कौन सा स्फीयर कहाँ होता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा बता देंगे। बाकी आप कहाँ पढ़ते हो, भूगोल में पढ़ते हो या EVS में भी पढ़ते हो कि जो आपके पास अक्षोभ मंडल है, फिर क्या समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर क्या है वायुमंडल है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते आए। अब जैसे CIP क्या होती है, CIP का मतलब होता है को सिस्मिक, को सिस्मिक आयनोस्फीयर, आयनोस्फेरिक, आयनोस्फेरिक परटर्बेशन, परटर्बेशंस, ये होती है। CIP क्या है, कोसिस्मिक आयनोस्फेरिक परटर्बेशंस कहा जाता है। इसको हिंदी में अगर लिखें तो सह भूकंपीय आयन मंडलीय अव्यवस्था, क्या कहा जाता है इसे, सह भूकंपीय। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका नाम होता है सह भूकंपीय आयन मंडलीय या आयनोस्फीयर आयन मंडलीय अव्यवस्था या कंपन बोलते हैं इसे। अव्यवस्था का मतलब होता है डिस्टरबेंस,
और डिस्टरबेंस को ही क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कंपन। तो पर्टर्बेशन है कि कंपन, अव्यवस्था। कहाँ पैदा होती है, आपकी आयन मंडल में पैदा होती है। होती कैसे, वो बताएंगे डायग्रामेटिकली, कि जिस जगह एपिसेंटर बनता है, यानी ऊपर अभिकेंद्र बनता है, किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। तो यानी आपका जो केंद्र है, उपकेंद्र है, उसके ऊपर अभिकेंद्र जो पैदा हुआ है, एपिसेंटर हुआ है, जहां पे आपके पास भूकंपीय तरंगें बाहर की तरफ काम करती है, एल वेव जहां काम करती है बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर। तो वहां हो सकता है कि जो एल वेव है वो कहाँ चले, धरातल के ऊपर चले, या जो एल वेव है वो किसके अंदर काम करेगी, आपकी सागर के अंदर। जब सागर के अंदर काम करेगी तो उसका एपिसेंटर जहां बनेगा तो वहां सुनामी उठेगी। तो सुनामी से ऊपर की तरफ क्या जाती है, ध्वनि तरंगे जाती है। वो ध्वनि तरंगे ऊर्जा तरंगे होती है, स्थानांतरित होती है वायुमंडल में, और जो किसको प्रभावित करती है, किसका एक तरह से डिप्लेशन करती है, प्लाज्मा डिप्लेशन करती है आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में, जिसे क्या कहा जाता है कि टकराव कहा जाता है, तटस्थ टकराव कहा जाता है आयन मंडल का। तो जिससे क्या होती है, जो प्लाज्मा घनत्व है वो परावर्तित होता है और पुनः जुड़ जाता है। तो उस दौरान आपके पास स्टडी की जाती है किसकी, इस भूकंपीय तरंगों की। ठीक है, तो वो कौन सी वेव होती है, ध्वनि तरंगे होती है, अकाउस्टिक वेव कहा जाता है। दोनों जगह से उठती है, वो स्थल मंडल से भी और जल मंडल से भी, और जाती कहाँ है, आयन मंडल की ओर। ठीक है, वो बताएंगे डायग्रामेटिकली। पहले हमने इतना नाम लिखा है कि ये काम जो को सिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशन है, ये क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, नंबर 2, इसका काम कौन देखेगा, ये वाली चीज देखेगी जो क्लैम्स वर्ड लिखा है। क्लैम्स में क्या होता है, क्लैम्स में आपके पास सी है, एल है, ए है, आई है, एम। तो यानी आपके पास सी, और फिर क्या है आपके पास एल, फिर आपके पास ए, फिर आपके पास आई, और फिर आपके पास क्या है, एम। इन सभी का नाम अलग अलग है। सी का मतलब होता है जोड़, कपलिंग करना। ठीक है, तो इस सी का मतलब होता है कपल्ड, सी का मतलब होता है कपल्ड, और एल का मतलब होता है लिथोस्फीयर, यानी चट्टानीय भाग और क्या, क्रस्ट भाग से, यानी भूमंडल का हिस्सा है लिथोस्फीयर। ए का मतलब होता है एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। आई का मतलब है आयनोस्फियर, आयनोस्फियर यानी आयन मंडल। और एम का मतलब है मैग्नेटो, एम का मतलब मैग्नेटोस्फीयर लिखना है, मैग्नेटोस्फीयर। यानी आपके पास ये वाली जो फुल फॉर्म है ये बहुत खास है कि क्लैम का पूरा नाम क्या है। तो क्लैम जो है वो आपके पास कितने सफियर को जोड़ के रखता है, कपलिंग कितने सफियर की है, कितने मंडलों की है, तो वो 4 की है, लिथो की है। ठीक है, फिर आगे आता है एटमॉस्फेयर की है, फिर आयनोस्फीयर की है, और फिर मैग्नेटोस्फीयर की है। ये जो क्लैम और सीआईपी काम करती हैं, ये भारत के किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, तो ये दोनों आपके जोड़ हैं दोनों का, और ये आपके पास कौन से मंत्रालय के अधीन आते हैं वो लिख देता हूं कि इनके लिए जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है। तो इनके लिए जो मिनिस्ट्री है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये हमारे पास किसके अधीन काम करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अधीन इसकी स्थापना हुई है। यानी आप लिख सकते हो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है ये। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है कौन सी एजेंसी, आपके पास क्लैम्स प्लस सीआईपी। अब इनकी जो खास संस्था है वो कौन सी है, जो इनके ऊपर निगरानी रखती है, इन्हें चलाती है। सीआईपी प्लस क्लैम के साथ जो निगरानी होती है वो कौन सी संस्था काम करती है, भारत की। तो उस संस्था का नाम है IIZ। तो इनके लिए जो एक संस्था बनी हुई है वो संस्था कौन सी है, वो है आपकी IIZ। IIZ क्या है,
IIZ का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। अगर हम इसको पढ़ें तो भारत का भूचुंबकीय संस्थान, यानी भारत का जो भूचुंबकीय संस्थान है वो कहाँ पे है, नवी मुंबई यानी साउथ मुंबई के अंदर कोलाबा में है, और ये कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यानी IIZ की फुल फॉर्म क्या है कि जो ये मैग्नेटोस्फीयर वर्ड लिखा है, तो मैग्नेटोस्फीयर में आपका भूचुंबकीय सर्वेक्षण ही काम करेगा। IIZ की फुल फॉर्म क्या है, तो IIZ की फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है, ये आपके पास काम करेगा इसके लिए, यानी इस संस्था में ये रहेंगे दोनों जिनके ऊपर हम सर्वेक्षण चलाएंगे। CIP एक प्रक्रिया होगी जो किसके साथ काम करती है, क्लैम्स के साथ। और क्लैम्स में क्या होता है कि आयनोस्फीयर में होने वाले प्लाज्मा डिप्लेशन को पढ़ना। प्लाज्मा डिप्लेशन क्या होता है ये बताऊंगा मैं। प्लाज्मा डिप्लेशन होता है कि प्लाज्मा, वैसे पता होना चाहिए प्लाज्मा होती क्या है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जो आप लोगों ने पढ़ी है। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, तो इसका अर्थ क्या है, उसके कण कैसे होते हैं। इसका मतलब यही है कि प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो एक तरह से प्रकाश के वेग से चलने वाले धनायन यानी कैटायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो गैसीय अवस्था में मौजूद होते हैं। तो गैसीय अवस्था के अंदर जब कैटायन और इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलते हैं उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो उनकी क्या है, डेंसिटी होती है, यानी कुजन बना होता है, और जो आपकी नीचे से जा रही भूकंपीय तरंगे होती है, थ्रस्ट पैदा करती है, तो वहां एक तटस्थ टकराव होता है, डिप्लेशन हो जाती है, यानी हट जाते हैं प्लाज्मा यूं। और जैसे प्लाज्मा हट के वापिस यूं झोल लेते हैं तो उनमें भी क्या है, वो वाइब्रेशन होती है, उस माध्यम में भी क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, तो जिससे उसके घनत्व में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वापिस घनत्व पहले बिखरता है फिर वापिस पैदा होता है, यानी वंस द कंडेंसेशन विल डिप्लेट, यानी एक बार उनका संघन बिखर जाता है, वंस अगेन इग्निएट, यानी वापिस क्या है, इनिशिएशन, यानी वापिस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चीज होती है ये आपकी स्टडी में काम आती है, और ये फिनोमेना किस पे काम करता है, आपके भूचुंबकीय पर काम करता है, पृथ्वी के मैग्नेटिज्म पे काम करता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां पे बताया था आपको, मुंबई के अंदर है, और कोलाबा में है, साउथ मुंबई के अंदर है, ये महाराष्ट्र के अंदर। और नाम क्या है इसका कि भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। कि जो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है ये आपका कहां पर है जी, तो ये आपका है जी मुंबई के अंदर। मुंबई का मतलब है न्यू मुंबई, और न्यू मुंबई में अगर पूछे तो कौन सी मुंबई है, साउथ में, यहाँ कहाँ पे पड़ता है, कोलाबा। साउथ मुंबई के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको कोलाबा में बहुत ही अच्छा ये संस्थान देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब गए थे इंडियन मैरीटाइम डिपार्टमेंट के चलते, एक प्रैक्टिकल फिनोमेना के चलते, जिसे हम एक डिजास्टर मैनेजमेंट की फिनोमेना सिखाई जाती है, सिग्नल DMSS का एक फिनोमेना होता है कि जैसे NDRF की टीम करती है, वैसे ही क्या है, जो मर्चेंट नावल या जो इंडियन नावल के सदस्य होते हैं उनको वहां पे एक इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है। तो उस एजुकेशन फिनोमेना के अंदर हमें कहाँ जाना होता है, IIZ का सर्वेक्षण देखना होता है, IIZ के इंडेक्स को पढ़ना होता है, IIZ में प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, उसमें रखे गए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वहां पे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का हिस्सा है। जैसे भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, इसी के अधीन क्या है कि जैसे मर्चेंट नावल के अंदर जैसे क्या है समुद्री जहाज गए हुए हैं, तो उनसे जुड़े हुए तथ्य भी क्या है, इंडेक्स फॉर्मेशन दिए जाते हैं कि किस जोन में भूकंप जब उठते हैं तो किस जोन में सुनामी आने की आशंका, लहरें उठने की आशंका, वहां पे समुद्र की त्रासदी पैदा कर सकती है, कोस्टल जोन की त्रासदी पैदा कर सकती है। तो वो उन लोगों को सुचेतित करने के लिए एक संस्थान बनाया गया है जो किसकी स्टडी करता है, CIP और क्लैम्स की स्टडी करता है। और CIP और क्लैम्स जो है ये आपकी कौन सी तरंगों को एक तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, किसको निगरानी में लेती है, तो ये आपकी ध्वनि तरंगों को लेती है जिन्हें हम अकाउस्टिक वेव कहते हैं, और जो कहां से उठती है, धरातल तल से, या उठती है सुनामी, जहां क्या होता है, जल का स्तर होता है। हो गया, ये कहानी थी प्यारे बच्चों IIZ की, और जिसके अधीन कौन बैठा, क्लैम्स और CIP।
बाकी हम इसके फिनोमिना को डिटेल स्टडी में कर देंगे कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।